तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बस को दिखाया जाता है जिसमें एक बंदे की आँख खुलती है। वही हमारा मेन कैरेक्टर होता है। वो बोलता है, आह, मैं कहाँ हूँ? क्या यही वो बस नहीं है जिससे मैंने उस गर्मी की छुट्टी में सिसुई काउंटी से अपने सीनियर ईयर के लिए यात्रा की थी। मेन कैरेक्टर यह देखकर शॉक हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तो डिवाइन रिटेबुलेशन झेल रहा था। मैं चेन फैन हूँ, बेइक्शुआन का इमॉर्टल किंग। मैं हाईएस्ट मार्शल आर्ट के इमॉर्टल मास्टर का डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। 30 वर्ष की उम्र में मुझे अर्थ से ले जाया गया था और मैंने इमॉर्टल कल्टीवेटर का पाथ अपनाया। अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर मैंने 500 साल की कल्टीवेशन के बाद ही डिवाइन रिट्रिब्यूशन सहने की अवस्था प्राप्त की। मैं हेवन में जाने वाला था। मैंने यूनिवर्स के सभी स्पीशीज से युद्ध किया, हर लड़ाई जीती। इसी कारण मुझे बेक्सुआन के इमॉर्टल किंग के रूप में रिस्पेक्ट दिया गया। दुर्भाग्यवश मैं डिवाइन ट्रेबुलेशन के दौरान गिर गया। मैंने पिछले 500 वर्षों से अपनी कल्टीवेशन को त्याग दिया था और इन्फिनाइट रिग्रेट को पीछे छोड़ दिया। क्या मैं अपनी जवानी में वापस आ गया हूँ पृथ्वी पर? क्या वह मेरे इनर डीमन के ट्रेबुलेशन के कारण हुआ है और मैं रियली वापस आ गया? अब मैंने अपने सभी सुपर नेचुरल पावर को लॉस्ट कर दिया है और साथ ही अपने प्रीमोडियल स्पिरिट और डाउ हार्ट और मैजिक ट्रेजर और वेपन सभी खो दिए। अब मैं एक मॉर्टल बन गया हूँ जिसे एक बुलेट भी मार सकती है। यह इतना भी बुरा नहीं है। इस लाइफ में हर लेवल को उसकी हाईएस्ट रैंक तक पहुंचाऊंगा और एक हाईएस्ट दाव की नींव स्थापित करूंगा। अरे, हम जजहू पहुंच गए। इस सिटी को छोड़े हुए कितना टाइम हो गया। तभी मेन कैरेक्टर के फोन रिंग होता है। उसकी मॉम का कॉल आया था। उसकी मॉम मेन कैरेक्टर से बोलती है, हेलो जाओफान, तुम्हारी आंटी टैंग तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है स्टेशन के बाहर। तुम्हें चोजू में कड़ी मेहनत करनी होगी, ठीक है? तभी हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम जाओफान है। तो हमें इसे तो हम इसे अब से जाओफान ही कहेंगे। जाफान सोचता है, मैंने पिछली जिंदगी में मरने के बाद पहली बार अपनी माँ की आवाज सुन रहा हूँ और उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। जाफान कहता है, चिंता मत करो माँ, जोंगजुई में अपना ख्याल रखना, ठीक है? मुझे और कुछ और काम है, अलविदा। यह बोल के फोन को काट देता है। तभी पीछे से आवाज आती है, यात्री कृपया ध्यान दें, हम पहुंच गए हैं। कृपया अपना सामान निकालें और उतरने की तैयारी करें। जाफान कहता है, ओह मेरी मॉम। तभी जाफान बस से नीचे उतर कर बोलता है, फिर से 17 साल का होना। मैं सचमुच वापस आ गया। मुझे एक बार भी इस वर्ल्ड में वापस आना ही था। तभी हमें जाफान की आंटी और उसकी बेटी को दिखाया जाता है जो जाफान का इंतजार कर रहे थे। आंट टेंग की बेटी कहती है, मॉम वो कब आएगा? क्यों ना आप उसे फोन करके जल्दी आने के लिए कह दें। उसकी मॉम कहती है, कितनी अधीर लड़की है, 10 मिनट हो गए हैं। उसकी बेटी मन में सोचती है, मैं 10 मिनट से धूप में खड़ी हूँ। मैंने आज स्टारबक्स में कॉफी पीने का प्लान बनाया था। मुझे गाड़ी में बैठना चाहिए, अंदर ज्यादा ठंडा। मॉम तो हमारी शादी करवाने की सोच रही है। मुझे पक्का यकीन है कि वह एक गंवार ही है। तभी जाफान कहता है, आंटी टैंग, आपको इंतजार कराने के लिए सॉरी। तभी कार के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जाफान और उसकी आंटी की बेटी दोनों कार में बैठे होते हैं। उसकी बेटी मन में सोचती है, चेन फेन का मतलब दोस्त होता है। उसके नाम की तरह उसे मैं दोस्त के रूप में देखती हूँ। जाफान ली चैन और उसके दोस्तों का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी जाफान तभी जाफान की आंट बोलती है, जाफान स्कूल में उसका ध्यान रखना। जाफान रान रान भी सीनियर बनने वाली है। जाफान कहता है,
अब वह मेरी सिस्टर जैसी है। आंटी टैंग, आप चिंता मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। ज़ियाफान मन में सोचता है, एक लड़की थी जिसे मैं कभी प्यार किया करता था। उसने मुझे चीट किया और फिर मैं उसे धीरे धीरे भूल गया। उसका नाम जियांग चुरान था। तो जो टैंग की बेटी है उसका नाम रान रान है, तो उसे हम अब रान बुलाएंगे। ज़ियाफान रान से कहता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी तो मेरे पास आ जाना। रान कहती है, अच्छा, जब मैं तुमसे कुछ पूछूं तो अपना प्रॉमिस मत भूलना। रान मन में सोचती है, मेरे फादर एक इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसर हैं और मेरी मॉम $10 मिलियन कंपनी की मालकिन है। मुझे तुम्हारी हेल्प की क्या जरूरत है? आंटी टेंग कहती है, हम पहले तुम्हारे अपार्टमेंट में तुम्हारा सामान छोड़ने जाएंगे, फिर लंच करने के लिए हम मेरे घर पर चलेंगे, ठीक है? फिर वे लोग जाय फान के अपार्टमेंट के बाहर रुकते हैं। आंटी टेंग कहती है, तुम्हारा अपार्टमेंट यांगुई लेक के पास है, जो काफी ज्यादा खूबसूरत है और यह तुम्हारे हाई स्कूल के बहुत करीब है। चलकर केवल 10 मिनट लगते हैं। अपार्टमेंट के अंदर का सीन दिखाया जाता है और आंटी टेंग बोलती है, इस अपार्टमेंट में 3 बेडरूम और एक हॉल है। यहाँ आराम से रहो और पढ़ाई करो, किराए की चिंता बिल्कुल मत करना। जाफान उनको थैंक यू कहता है। आंटी टेंग कहती है, तुम्हारी माँ ने मुझ पर भरोसा करके तुम्हें मेरे पास भेजा है, तुम्हारा तो ख्याल रखूंगी ही ना। रान मन में सोचती है, ये दोनों अच्छे से घुल मिल गए। और टैंग आंटी टैंग कहती है, चलो लंच के लिए मेरे घर पर। तभी हमें लॉन्गजिल विला का सीन दिखाया जाता है। आंटी टैंग कहती है, हमारा पड़ोस जो जू में अच्छा नहीं है। हमारा हम यहाँ हैं यंगुई लेक के अलावा जुजू में सबसे पॉपुलर प्लेस यूनुओ माउंटेन है। रियल हाई ग्रेड के लग्जरी विला यूनुओ माउंटेन पर है। ऐसा कहा जाता है हर सुबह घर क्लाउड से और धुंध से घिरे रहते हैं, मानो क्लाउड्स के समुंदर और पर्वत हों। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा घर काफी अच्छा है। यूनुओ माउंटेन विला बेहद खूबसूरत है, लेकिन मैं सचमुच वहां रहने के सपने नहीं देखती। जियाफान कहता है, अगर आपको यह सच में पसंद आया तो भविष्य में मैं जब पैसे कमाऊंगा तो आपके लिए कुछ खरीदूंगा। तब आप हर सुबह उठते ही बादलों का विशाल सागर देख सकेंगे। आंटी शौक होकर कहती है, क्या? बहुत बढ़िया, मुझे इसका बेसब्री से इंतजार रहेगा। और तुम्हारी माँ को भी वहां ले जाऊंगी और हम लाइफ के लास्ट पलों को एंजॉय करेंगे। और हम साथ में शॉपिंग करेंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तभी वे सभी अंदर घर में आ जाते हैं और जाफान के अंकल कहते हैं, इसमें इतनी हंसी की क्या बात है? मैंने बंद दरवाजे के पीछे से तुम्हारी हंसी सुनी। जाफान कहता है, हेलो अंकल जियांग। अंकल जियांग कहते हैं, आंटी कहती है, जियान बैठ जाओ। जियाफान बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ किचन से खाने को लाती हूँ। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। अंकल जियांग मन में सोचता है, मैंने अभी चैन फैन से थोड़ी देर बात की। जियाफान कहता है, मैंने सालों से घर का बना खाना नहीं खाया, यह कितना स्वादिष्ट है। और सबसे अच्छी बात, इसे खुद आंटी टेंग ने बनाया है। जियाफान मन में सोचता है, आंटी टेंग भोली, दयालु और खूबसूरत है और उन्हें खाना बनाना भी बहुत अच्छे से आता है। दुर्भाग्यवश उन्होंने सत्ता के भूखे जियांग से शादी कर ली। तभी टेंग कहती है, जियाफान, तुम जोझुम में नए हो, राम तुम्हें आसपास घुमा देगी, तुम कुछ खरीद भी सकते हो। जियाफान कहता है, ठीक है। रान कहती, ओहो। फिर जाफान और रान बाहर आते हैं। रान कहती है, मुझे कुछ और काम है, तुम अकेले जाओ। और मन में सोचती है, उसे मेरे साथ आने के लिए नहीं कहना चाहिए। तभी फिर कहती है, या तुम टैक्सी ले सकते हो, तुम्हें मेरी कंपनी की जरूरत तो नहीं है ना? जाफान कहता है, ठीक है, फिर मिलेंगे। रान कहती शर्माते हुए कहती है, तुम। फिर एमजी वहां से चले जाता है और जाते जाते कहता है, जिस जगह मैं जा रहा हूँ, यांगू लेक,
वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़िया है। वह एक पेड़ के पास आकर बैठ जाता है और कहता है मुझे जल्दी शुरू करना होगा। जाफर कहता है कल्टीवेशन के 8 लेवल्स हैं जिसमें क्यूआई कंडेंसेशन पहला लेवल है जिसके 3 छोटे स्टेज होते हैं। फर्स्ट लेवल में कल्टीवेटर 100 पाउंड तक वेट उठा सकता है और घोड़े से भी तेज दौड़ सकते हैं। वह अपनी बॉडी के लिमिट को तोड़े और अपने भीतर ट्रू एसेंस और तालिस्मान को कंडेंस करे। ज़ाफ़ान कहता है तो मुझे अपनी नींव स्थापित करने के लिए कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? मैंने अपने 100 सालों में इन्फिनाइट सीक्रेट आर्ट का संग्रह किया है। मैंने नींव को स्थापित करने के 13,726 तरीके एकत्र किए हैं। मुझे अपने रिग्रेट के अलावा गॉड ट्रिब्यूलेशन के दौरान एक और प्रमुख कारण यह महसूस हुआ कि मेरी नींव पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं थी। तभी उसके हाथ में एक बुक आती है जिसमें द ग्रेट वे ऑफ दाओ वॉइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट लिखा होता है। जाफान कहता है मैं इसी के साथ जाऊंगा। जाफान बुक पढ़ते हुए कहता है यह विशिष्ट कल आर्ट समावेशिता और आत्म सात्करण पर जोर देती है। अब जबकि मैं पृथ्वी पर कल्टीवेट का अभ्यास कर रहा हूँ जहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग समाप्त हो चुकी है, तो मुझे अपनी कल्टीवेशन को सरल बनाने के लिए कई मेडिसिनल मटेरियल ट्रेजर्स और इविल एंड इंड एनर्जी पर निर्भर रहना होगा। तभी वह बुक बंद करके कल्टीवेशन स्टार्ट करता है। वह शाम तक कल्टीवेशन करता है, रात को भी पूरी रात तक कल्टीवेशन करता है। सुबह हो जाती है तभी उसके ऊपर से एक गोल्डन लाइट आसमान की तरफ जाती है। ज़ाफ़ान कहता है वाइड बॉडी रिफाइनिंग आर्ट वास्तव में नींव स्थापित करने के लिए नंबर 1 तरीका है। मैंने पहली बार कल्टीवेशन स्टार्ट की और पहली बार में ही नींव स्थापित करने के पहले चरण में प्रवेश कर गया। सौभाग्य से यह जगह में मेन रोड से दूर और शोरगुल से मुक्त है। मैंने पूरी रात कल्टीवेशन किया। जाफर अपने पावर को टेस्ट करने के लिए एक पेड़ पर मुक्का मारता है। उसके मुक्के मारने से पेड़ पर एक गड्ढा बन गया था। जाफान कहता है यह शक्ति अद्भुत है जो कि पूरी तरीके से फिजिकल पावर है। अरे वाह, मुझे भूख भी लग रही है। मुझे याद रखना होगा कि मैं एक अभी मॉर्टल हूँ। मुझे खाना खाने की जरूरत है। जाफान वहां से जा रहा था तभी उसके सामने 3 लोग आते हैं। जाफान कहता है तुम्हें क्या चाहिए? इसी के साथ पहला चैप्टर खत्म होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कहता है शायद दौड़ता हुआ कोई युवक संयोगवश वहां से गुजर गया होगा। जाफान उनकी ओर देखते हुए मन में सोचता है नहीं, उसका ट्रू एसेंस बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है और कंडेंसन बहुत ढीला है और एक रियल कल्टीवेटर के मुकाबले हजारों गुना कमज़ोर है। और उसके सामने खड़ी लड़की की ओर देखते हुए कहता है। जाफान मन में सोचता है क्या उसके शरीर में ट्रू एसेंस का अंश है? क्या वह इमॉर्टल कल्टीवेटर है? उसके पास इंटरनल पावर तो है लेकिन उसकी क्वालिटी एक कल्टीवेटर के ट्रू एसेंस पावर से निम्न स्तर की है। तभी वह लड़की जाफान से कहती है हे, तुम क्या देख रहे हो और तुमने अपना सिर क्यों हिलाया? जाफान कहता है ओ, मैंने किसी और वजह से अपना सिर हिलाया था, सॉरी। तभी उसके सामने एक हट्टा कट्टा आदमी आता है और जाफान से कहता है एक पल रुको। जाफान कहता है क्यों बूढ़े आदमी? फिर वही हट्टा कट्टा आदमी कहता है थोड़ा रिस्पेक्ट दो। तभी वो ओल्ड मैन कहता है जाहिर है मेरी पोती को देखकर तुमने अपना सिर हिलाया होगा। क्या तुम मुझे इसका कारण बता सकते हो? जाफान कहता है मैंने तुमसे कहा था कि इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर ओल्ड मैन कहता है आपके चलने के तरीके को देखकर लगता है आप मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हैं। मेरा नाम वही फू है। क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ से आए हैं और आपके मास्टर कौन हैं? जाफान कहता है अगर आपको जानना है तो मैं बता दूं कि मैं दाव कल्टीवेटर करने वाला व्यक्ति तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। वेफू, मैं मार्शल आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं हूँ। ओल्ड मैन कहता है क्या वह दाव कल्टीवेटर
सेक्ट से है। तभी उस ओल्ड मैन की पोती कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला। ज़ियाफान हंसते हुए कहता है, ही मैं तो बस दाव कल्टीवेशन करने वाला व्यक्ति हूँ और मुझे चीक कंडेंसेशन टेक्निक की थोड़ी बहुत जानकारी है, बस इतना ही। मुझे लड़ाई झगड़ा करना पसंद नहीं है। तभी ओल्ड मैन कहता है, उस स्थिति में आप और मेरी पोती थोड़ी देर प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक दूसरे से कुछ का सीख सकते हैं। तभी ओल्ड मैन की पोती फाइटिंग पोजीशन में आते हुए बोलती है, चलो मैं तुम्हें कुछ सिखाती हूँ। जियाफान आंखें बंद करके मन में सोचता है, लगता है मुझे अपनी कुछ स्किल्स दिखानी पड़ेंगी, और वहां से जाते हुए कहता है, मैं किसी कमजोर महिला को धमकाना नहीं चाहता। वह लड़की जियाफान से कहती है, तुम किसे कमजोर औरत कह रहे हो? फिर जियाफान एक पत्ती को तोड़ता है और उसे अपने हल्के पावर के साथ उस लड़की की ओर थ्रो करता है। वह पत्ती लाइट की स्पीड से जाती है। ओल्ड मैन अपनी पोती से कहता है, बच के रहना। लेकिन वह पत्ती उसके कुछ बालों को काटते हुए और उसके गाल पर कट लगाते हुए पेड़ पर जाकर लगता है। वह लड़की कहती है, यह क्या था? और अपने गालों को छूकर बोलती है, खून। और पीछे देखती है और कहती है, क्या उड़ते हुए फ्लावर्स और लीफ से चोट पहुंचाई जा सकती है? ओल्ड मैन चैन की सांस छोड़ता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने लाइफ में मुझे ऐसी डिवाइन टेक्निक देखने को मिलेगी। एक टीचर के सामने मैं और मेरी पोती उतावले हो गए थे। ओल्ड मैन मन में सोचता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़का मार्शल आर्ट का एक गुमनाम उस्ताद होगा। तभी वह बॉडीगार्ड कहता है, मैंने पहले ऐसा स्किल्स नहीं देखा। यह इतनी तेजी से हुआ कि मैं अपना गन निकाल नहीं पाया। वह लड़की कहती है, तुमने इस मुलायम पत्ते से मेरे बाल बाल काटे और पेड़ से टकरा दिया, ये कैसे पॉसिबल है? जाफान कहता है, यह तो बस थोड़ी सी किवाई कंडेंसेशन टेक्निक है, इसमें कुछ खास नहीं है। ओल्डमैन कहता है, सर यह आपके लिए मामूली टेक्निक है, हमारे लिए यह किसी मिरेकल से कम नहीं। वह लड़की सोचती है, ग्रैंडफादर ने उसे सर कह के पुकारा। ज़ियाफान कहता है, आपने कहा कि एक मास्टर वही कर सकता है जो मैंने किया। ओल्ड मैन कहता है, हाँ, एक मास्टर मार्शल आर्ट्स के शिखर पर होता है, जो मोर्टल्स लोगों की लिमिट से परे है। वह अपनी इंटरनल एनर्जी का उपयोग कर सकता है और कुछ ही फीट दूरी पर स्थित खड़े व्यक्ति को आसानी से मार सकता है। आप खुद एक मास्टर हैं सर, क्या आपको यह नहीं पता? मार्शल आर्ट के क्षेत्र में यह तो एक जर्नल नॉलेज की बात है। जाफान मन में सोचता है, ओह इंटरनल पावर। जाफान कहता है, मैं वास्तव में सिर्फ एक दाव कल्टीवेटर हूँ और एक छोटी सी क्यूआई कंडेंसेशन टेक्निक थी, और आपने जो कहा उसे मैंने कभी नहीं सुना। ओल्डमैन कहता है, दाव कल्टीवेटर, और मन में सोचता है, क्या वह वाकई में मैनिफेस्टेशन का मास्टर नहीं है? इसी के साथ यह चैप्टर खत्म होता है और नेक्स्ट चैप्टर के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नेक्स्ट पार्ट कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। ओल्ड मैन मन में सोचता है, हमें पहले उसकी कुशलता से प्रभावित करना होगा। वह किसी मास्टर के बराबर है। इसके अलावा मेरी पोती अभी भी अनमैरिड है। मालिक सर चैन, ओल्ड मैन जाफान से कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मास्टर हैं या नहीं। आपके लहजे से लग रहा है कि आप जोजहू के मूल निवासी हैं। जाफान कहता है, मैं सिसुई कंट्री से हूँ। मैं वहाँ 17 साल से रह रहा था। अब मैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम चैन फैन है। आप मुझे चैन बैक्सुआन भी कह सकते हैं। बैक्सुआन वह दाववादी नाम है जो मेरे मास्टर ने मुझे दिया था। दरअसल चैन फैन उसके पिछले लाइफ में जब वो इमोर्टल किंग था तब था उसका नाम चैन फैन। तो ओल्ड मैन कहता है, सिसुई काउंटी के चैन फैन कि बेक्सुआन, इसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना। श्रीमान चैन, आपके मास्टर कहाँ हैं? क्या वह आपके साथ नहीं आए? जियाफान कहता है, वह इस समय इस ग्रह पर नहीं है, और मन में सोचता है, अफसोस मनुष्य बुढ़ापे, बीमारी या मृत्यु को हराने में असमर्थ है। मेरे पुराने साथियों, हालांकि मैंने इंटरनल पावर इम्प्रूव किया है, मैं उस महारत स्तर तक नहीं पहुंच सकता। शायद जल्द ही उनसे मुलाकात होगी, ऐसा वह अपने मास्टर को सोचते हुए बोलता है। तभी ओल्ड मैन खांसने लगता है। उसकी पोती कहती है, दादाजी क्या आप ठीक हैं? ओल्ड मैन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, यह एक पुरानी बीमारी है। जियाफान कहता है, आपने इंटरनल
फोर्स का उपयोग करने की कोशिश की है, जिससे आप खुद को ही इंजर्ट कर दिए हैं, है ना ओल्डमैन? ओल्डमैन कहता है, ओ सर चैन, आप तो मेडिसिन के जानकार लगते हैं, आपको मेरी बीमारी के बारे में कैसे पता चला? ओल्डमैन की पोती कहती है, मेरे दादाजी कम उम्र में ही युद्ध में गए थे और उन्होंने अपने साथियों को पीछे हटने में मदद करने के लिए अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग किया, जबकि उस समय तक उन्होंने इसे पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया था। परिणाम स्वरूप वे घायल हो गए। उन्हें उस समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिली क्योंकि वह आंतरिक चोट थी। इतने समय में उनका इलाज नहीं हुआ। तभी ओल्डमैन की पोती कहती है, सर चैन, चूंकि आप दाव कल्टीवेशन करते हैं, उनकी चोट देख सकते हैं, तो क्या आपके पास उन्हें ठीक करने का कोई तरीका है? जब भी उन्हें दौरा पड़ता है, उन्हें असहनीय पीड़ा होती है। आधुनिक चिकित्सा उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाती। सच कहूँ तो जियांग बेई में हमारे फैमिली का काफ़ी दबदबा है। अगर आप मेरे दादाजी को ठीक कर सकते हैं तो हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। जियाफान कहता है, मुझे आपकी मदद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। शायद ये किस्मत की बात है कि मैं आपसे मिला। ओल्डमैन की पोती और वो बॉडीगार्ड कहता है, सच में क्या आप इन्हें ठीक कर सकते हैं? जियाफान कहता है, मुझे कुछ तैयारी करनी है, मैं 2 दिन में आपके घर आकर इलाज करूँगा, ठीक है? वो गार्ड कहता है, बिल्कुल। आपकी उसकी पोती कहती है, यह बहुत अच्छा है। जाफान मन में सोचता है, उसके जैसी शांत स्वभाव वाली लड़की मुस्कुराते हुए सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। फिर वह बॉडीगार्ड या ड्राइवर जो भी बोलो, वह एमसी को कार में उसके घर पर छोड़ने जा रहा था। जाफान मन में सोच रहा था, वह ओल्ड मैन वेईफू ने मुझसे नरमी से बात की, लेकिन उसके हाव भाव में एक सैनिक की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसने युवावस्था में सेना में सेवा की होगी और किसी हाई पोजीशन पर रहा होगा। मैं बचपन से ही उन सैनिकों का प्रशंसक रहा हूँ जिन्होंने देश की रक्षा की है और हमारे घरों की सुरक्षा करते हैं। वे इंटरनल पावर की प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए वे मेरे आदर्श हैं। तभी वह ड्राइवर कहता है, सर चैन, हम यहाँ पहुँच गए। जाफान कार से बाहर निकलते हुए कहता है, थैंक यू, अब आप वापस जा सकते हैं। 2 दिन बाद शाम को लेक साइड कम्युनिटी से आप मुझे ले जाना। ड्राइवर कहता है, तो चलिए हम अपने फ़ोन नंबर को एक्सचेंज कर लेते हैं, ताकि आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो आप मुझे कॉल कर सकें, ठीक है? जाफान कहता है, ठीक है। ड्राइवर के जाने के बाद जाफान कहता है, मुझे चिकित्सा स्किल्स की तो नॉलेज नहीं है। ये बोल के वह अपने अपार्टमेंट के अंदर आ जाता है और एक फॉर्मेशन के ऊपर आकर बोलता है, लेकिन मुझे पील्स रिफाइन करना अच्छे से आता है। ये बोल के स्पिरिट कंडेंसिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है। उसके चारों तरफ एक गोल्डन रोशनी फैल जाती है। जाफान कहता है, स्मॉल स्पिरिट इन्हेंसिंग क्विल कंप्लीट। फिर जाफान के हाथ में कुछ गोल्डन कलर के पिल्स आ जाती हैं, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि ये पिल स्पिरिट इन्हेंसिंग पिल है, जो कि प्रीमोडियल की वाई को इन्हेंस करती है। जो लोग बीमार, इंजर्ड और वीक हैं, वे लोग इस पिल को खा सकते हैं। जाफान कहता है, क्योंकि हमारा फेथफुल रिलेशन है उन लोगों से, इसलिए मैं उसे एक और गिफ्ट दूंगा। ये बोल के एक पेपर पे कुछ ड्रॉ करने लगता है। तभी उसे ऑन्ट टैंग का कॉल आता है, जो कि उसकी चाची होती है। जाफान कहता है, हेलो आंटी टैंग। आंटी टैंग बोलती है, हाँ मैं ही हूँ। जाफान, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। जाफान कहता है, हाँ बताइए ना आंटी टैंग। आंटी टैंग कहती है, रान अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाना चाहती है, लेकिन मैं चिंतित हूँ, क्या तुम उसके साथ जा सकते हो? जाफान मन में सोचता है, ज़्यादा देर तो नहीं लगेगी, सिर्फ रात का खाना ही काफ़ी होगा। जाफान कहता है, कोई बात नहीं आंटी टैंग, मैं चला जाऊँगा। आंटी टैंग कहती है, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हें टाइम और लोकेशन भेज दूंगी। जाफान मन में सोचता है, मैं सिर्फ आंटी टैंग के लिए ही करूँगा। तभी एक कैफ़े का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रान और उसकी कुछ दोस्त बैठी होती हैं। रान फोन पर कहती है, क्या चैन फैन आ रहा है? नहीं। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट कर दीजिएगा। इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। रान की एक दोस्त बोलती है, क्या बात है, तुम इतना उदास क्यों हो? आज तो मेरा बर्थडे है। रान कहती है, मेरी मॉम चैन फैन को यहाँ भेज रही है। चैन फैन जाव फैन का ही नाम है, जो कि पिछले लाइफ में उसका था। मुझे वो पसंद नहीं है। रान की दोस्त कहती है, क्या वह तुम्हारी माँ के दोस्त का बेटा है?
वही जिससे तुम्हारी माँ तुम्हारी मैरिज करवाना चाहती है। रान कहती है, हाँ, वह बहुत परेशान करने वाला है। रान की दोस्त कहती है, वह दिखने में कैसा है और उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। रान अपने दोस्त को बोलती है, तुम छोटी लालची लड़की, तुम्हें सिर्फ इस बात की परवाह है कि कोई लड़का सुंदर हो और उसके पास पैसा हो। रान की दोस्त कहती है, इसमें इतनी बुराई क्या है। इस कम्युनिटी में मेरे लिए एक ऐसे लड़की का उपयोग जो कि जिसका फेस अट्रैक्टिव ना हो और जिसकी फैमिली रिच ना हो और पावरफुल ना हो। तभी रान की दूसरी दोस्त कहती है, जिसका नाम जूरोंग था, रान, मेंग मेंग का छोटा होना, लेकिन वह पैसे वाला नहीं है, तो यह मुश्किल होगा कि शादी के बाद तुम्हें एक दूसरे से प्यार करने के बाद भी एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम होगी। रान कहती है, मैं उसे लाइक नहीं करती, इसलिए उसकी चिंता मत करो। ओह, अब तो मेरा मूड खराब हो गया। तभी जाफान वहां आ जाता है और कहता है, रान वहां पर है, और रान के पास आ जाता है। रान जाफान को हेलो कहती है। रान की एक दोस्त जाफान से कहती है, तो तुम हो जाफान, तुम हमारे कैंपस बेले के बाद आ जाना। तुम जानते हो कि स्कूल में इसको एडमायर करने वाले कितने हैं। रान अपने दोस्त पर चिल्लाती है, मैंग मैंग, लेकिन जाफान कहता है, डोंट वरी, मैं यहाँ सिर्फ रान के साथ डिनर करने आया था क्योंकि आंटी टेंग ने कहा था। मेरा उसके पीछे जाने का कोई इरादा नहीं है। तभी जाफान की नज़र रान की दोस्त पर जाती है, जिसका नाम जू रोंग फेई था। जाफान मन में सोचता है, जू रोंग फेई वह है जिस पर मुझे नज़र रखनी होगी। मेरे पिछले लाइफ में वह दुखद रूप से मर गई। मुझे उम्मीद है कि मैं उसे इस लाइफ में बचा सकता हूँ। तभी जू रोंग कहती है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या तुम मुझे जानते हो। जियाफान कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन मैं एक विद्वान परिवार से हूँ। लोग कहते हैं मैं एक ग्रेट फॉर्च्यून टेलर हूँ। ग्रेट फॉर्च्यून टेलर उसे कहते हैं जो कि भविष्य बताता है। हालांकि यह पहली बार है जब मैं आपसे मिल रहा हूँ। मुझे पता है आप एक आर्ट स्टूडेंट है और फ्यूचर में आपको यांजिंग कॉलेज ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न में प्रवेश दिया जाएगा। जुरोंग कहती है, आप कैसे जानते हैं कि मैं यांजिंग कॉलेज ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न में जाना चाहती हूँ। तभी जिस लड़की का बर्थडे था, जिसका नाम मैंग मैंग है, वो जूरोंग से कहती है, तुम आईबी हाई स्कूल में एक सेलिब्रिटी हो, तुम्हारे बारे में कौन नहीं जानता। तुम जाफान, सुसुई के लड़के, तुम सिर्फ शानदार बात करके एक लड़की का दिल नहीं जीत सकते। फिर रान कहती है, मन में सोचती है, मैंने सोचा उसे बस पसंद आया डींगे मारने के लिए, लेकिन वह जा रहा था ईमानदार। आखिरकार मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना घमंडी होगा। जाफान कहता है, तुम इस बात को मानो या ना मानो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जुरोंग मन में सोचती है, लेकिन ये बात तो सिर्फ मैंने अपनी माँ को कल रात बताई थी कि मेरा आइडियल यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, और मैंने इस बात को किसी और से नहीं शेयर की थी। उसे कैसे पता चल गया। मैं दूसरों की प्रेजेंस में उससे यह नहीं पूछ सकती। वह बहुत अजीब है, ऐसा लगता है कि उसके पास एक तरह का अजीब मैग्नेट है। ऐसा जुरोंग जाफान को देखते हुए मन में सोचती है। तभी कैफे के बाहर चार लोग अंदर की तरफ पुकारते हैं। तभी जिस लड़की का बर्थडे था, मैंग मैंग, वह बाहर की तरफ देखकर चिल्लाती है, यांग चाओ, यहाँ है, चलो पार्टी स्टार्ट करो। तभी वे सभी वहाँ से बाहर निकलते हैं और मैंग मैंग अपने बॉयफ्रेंड यांग चाओ से गले मिलती है और उसे जान कहती है। जाफान मन में सोचता है, यांग चाओ, जब मैं जुझोऊ में स्कूल में था, तब वह मेरी पिछली लाइफ में वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। खूबसूरत लड़कियों के सामने दिखावा करना पसंद करता था और अक्सर मुझे शर्मिंदा करता था। तभी यांग चाओ जाफान की ओर देखते हुए मैंग मैंग से कहता है, यह कौन है। तभी मैंग मैंग उसके कान में कुछ कहती है जो हमको नहीं पता है। तो यांग चाओ कहता है, ओह, और जाफान से कहता है, मैं यांग चाओ, मेरी फैमिली 5 स्टार होटल चलाती है। आप हमारे कैंपस बैले जियांग के बाद जाने की हिम्मत करते हैं। तुम्हारी एक असाधारण बैकग्राउंड होनी चाहिए। यांग जाओ मन में सोचता है, कुछ पंपकिन साथ घूमना चाहते हैं। वह मेरी फैमिली बैकग्राउंड जानकर शॉक हो जाएगा। जाफान कहता है, मैं चैन फैन। यांग चाओ कहता है, तुम्हारे पास कुछ तंत्रिका है, देखना चाहेंगे कि स्कूल में हमारे साथ क्या होता है। चिरोंग मन में सोचती है, यह अच्छा नहीं है। एक लड़का था जिसने यांग चाओ को नाराज कर दिया था। उसे यांग चाओ ने बहुत पीटा। वह लड़का स्कूल छोड़कर चला गया। तभी जुरोंग जाफान को देखकर बोलती है, क्या वह मुस्कुरा रहा है, क्या वह बेवकूफ़ है, पूरी तरीके से बेखबर है। तभी यांग जाओ कहता है, हम सभी काराओके जा सकते हैं और वहाँ डिनर करेंगे,
स्ट्रीट बार को हिट करेंगे, कोई जल्दी घर नहीं जाएगा। सभी हाँ वाह कहने लगते हैं। मैंग मैंग कहती है, मैंने सुना है न्यू सिटी में एक न्यू बार खुला है जिसका नाम कराओके है। उसका किंग हाल बहुत ही अच्छा है। यांग चाओ मैंग मैंग के बालों को किस करते हुए कहता है, चलो चले। जाओ फान मन में सोचता है, ये लोग देर तक पार्टी करेंगे, इसीलिए आंटी टेंग चिंतित थी और मुझे वेई फू के ट्रीटमेंट के लिए भी जाना है, हालांकि मेरे पास टाइम नहीं है। तभी यांग चाओ कहता है, उफ, मैं तो भूल गया, चेन फैन भी है हमारे साथ। हमारी कार तो फुल हो गई है चेन फैन। एक काम करो, तुम टैक्सी ले लो। ये वो उस कंधे पर हाथ रखते हुए वे दोनों हंसने लगते हैं और मन में सोचता है, अभी भी कार की कई सीटें खाली हैं। वह मेरे साथ खेल रहा है। क्या उसे यह लगता है कि मैं लड़ाई करने से डरता हूँ? तभी कार के अंदर से जू रोंग कहती है, चैन फैन आ जाओ और आगे बैठो, हम एडजस्ट कर लेंगे। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है।